चलिए बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में शुरू करेंगे। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का कहाँ इस्तेमाल है, क्या रोल है, उसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता है। फिजिक्स को बेहतर रूप से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। जितने भी फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो बिना मैथमेटिक्स के नॉलेज पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स हम लोग को एक टेक्निक देता है, तरीका देता है, जिसके द्वारा हम लोग फिजिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स में। इसके अलावा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। देन जियोमेट्री भी यूज होता है अलग अलग जगहों पे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का डिस्कशन। देन डिफरेंशियल कैलकुलस भी बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को भी हम लोग को समझना होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। देन डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद फिर इंटीग्रल कैलकुलस आता है। इसका भी इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे मैथमेटिक्स के जो ब्रांच हैं, ये इसी के लिए डेवलप ही किया गया है ताकि फिजिक्स को आसानी से समझा जा सके, फिजिक्स को आसानी से सॉल्व किया जा सके। और इस चैप्टर में हम लोग इरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इरर्स क्या होता है, कैसे इरर्स को जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टर्म्स में, उसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, शुरुआत हम लोग करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। वेक्टर अलजेब्रा से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि वेक्टर्स कहते किसको हैं। उसके पहले हम लोग समझें कि फिजिक्स में जितने भी चीज़ों को हम लोग मेज़र करते हैं, जितने भी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सारे के सारे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर पाते हैं, जिसको अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर हो सकते हैं या तो स्केलर हो सकते हैं। तो 11th और 12th के क्लास में हम लोग वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में ही समझेंगे। आगे हायर सेक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो टेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ वेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी हो। डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, और इसके अलावे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन, ठीक है, एडिशन का बात करें तो ये एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है भी, ठीक है, तो उसको हम लोग वेक्टर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको फॉलो करेगा अगर फिजिकल क्वांटिटी, तो देन इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। यानी हम लोगों ने क्या देखा, तो वेक्टर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है बी है, ठीक है, देन एक और पॉइंट है सी। अगर हम लोग ए से बी तक गए, ठीक है, देन बी से सी तक ट्रैवल किया। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें ए टू सी, तो ए टू सी क्या कहलाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा बच्चों। यानी ए सी जो है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसका अगर डायरेक्शन का बात करें तो ए से सी के अलॉन्ग है। यानी ए से चला किसके तरफ, सी की तरफ चला, तो ये ए सी के अलॉन्ग है। ये डायरेक्शन क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि ए सी के अलॉन्ग का बात कर रहे हैं तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी हो गया। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। और साथ ही साथ जब हम लोग ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको हम लोग वेक्टर कह सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम लोग वेक्टर नहीं कहते हैं, और उसे स्केलर भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। स्केलर किसे कहेंगे हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम लोग करंट का बात करें, ठीक है, तो करंट का बात करें तो करंट में डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, एक वायर मेरा यहाँ पे है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एक और वायर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और दोनों एक जगह पे ज्वाइन हो गया और यहाँ से एक तीसरा वायर निकला है। ये तीसरे वायर में करंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो 5 एम्पियर का होगा, ठीक है। ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर कैसे भी फ्लो करे, अगर दोनों एक जंक्शन पे मिल रहा है तो इसका सम हमेशा 5 एम्पियर के बराबर ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये वेक्टर ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर रहा है, सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो कर रहा है। 2 + 3 हमने ऐड कर दिया, क्या आ गया, 5 एम्पियर आ गया। ये वेक्टर ऑफ एडिशन नहीं है, तो इसलिए करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके लिए हायर सेक्शन में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलर का। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, तो देखिए समझे, स्केलर क्वांटिटी का बात करते हैं हम लोग। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है, ओनली जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है, और साथ ही साथ सिंपल अलजेब्राइक लॉ के द्वारा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वैसे हम लोग क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे बच्चों डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हम डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से पटना का डिस्टेंस क्या है, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस आप लोग यहाँ बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह से ए से बी तक, ठीक है, ये 15 किलोमीटर हो गया, और बी से सी तक क्या हो गया, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू सी, तो ये हो जाएगा 15 + 10, ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा मेंशन, क्योंकि ए टू बी कोई और डायरेक्शन होगा और बी और सी से कोई और डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 25 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, यूनिट का। किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वर्क का, ठीक है, तो वर्क क्या होता है, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा स्पीड का बात करें तो स्पीड भी क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे किसी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसके सर के ऊपर जो है एरो का निशान देते हैं। इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, आप चाहें तो इसको कैपिटल लेटर और थोड़ा सा बोल्ड कर दें, मोटे अक्षरों में लिख दें। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ए, तो ये भी क्या बताएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वी पे एरो दे दें, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बोल्ड लेटर में वी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग की कॉपी पे बेहतर जो है एरो दे के ही बनाना बेहतर होगा, बोल्ड करना बेहतर नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फोर्स ही वेक्टर है, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो एफ के ऊपर एरो दे देंगे, और या फिर क्या कर सकते हैं कि एफ को बोल्ड बना सकते हैं आप इस टाइप से। तो इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स जो हैं कब इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वलिटी का बात करते हैं हम लोग, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स।
ठीक है, दो वेक्टर को इक्वल बनाना है तो जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, अगर सेम वेक्टर इसी के बराबर जो है दूसरा भी बनाना है, जैसे ए बी ये वेक्टर है, तो क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का जितना लेंथ किसका है, ए बी का है, सेम लेंथ अगर कोई और हम लोग वेक्टर लिख देते हैं और इसको हमने सी डी कह दिया, और ये क्या है, ए बी के जैसा पैरेलल है, ठीक है, और सी डी का जो मैग्नीट्यूड लेंथ है अगर दोनों बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या निकला, तो इससे हम लोग को ये निकला है कंक्लूजन कि अगर वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर दें, जैसे ये वेक्टर ए बी था इसको ट्रांसलेट कर दें पैरेलल, तो जैसे ए बी को ट्रांसलेट कर दिया आगे सी डी सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएगा। या फिर ए बी को ट्रांसलेट कर सकते हैं ऊपर में भी, तो जैसे हमने ऊपर में ट्रांसलेट किया ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये इसको मान लिया हमने ई और एफ, ठीक है, तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ई एफ ए बी के बराबर हो जाएगा। यानी ट्रांसलेशन करने से डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, पैरेलल क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अगर पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे, मूव करेंगे किसी वेक्टर को, तो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता है, वेक्टर इक्वल हो जाता है। तो पैरेलल ट्रांसलेशन वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है बच्चों। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड कैसे करें, ठीक है, स्पेशल मेथड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस मेथड को हम लोग समझें कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तरीके से समझेंगे एडिशन को, एक ग्राफिकली समझेंगे और दूसरा जो है हम लोग एनालिटिकली यानी कि हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि कैसे ऐड करें दो वेक्टर्स को, ठीक है बच्चों। तो जैसे अगर हम लोग के पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है हम लोग के पास ये ए वेक्टर, एक और वेक्टर है हम लोग के पास ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है ये, तो एंगल ये थीटा बना रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखें तो इसको अगर वेक्टर को ऐड करना है तो इस वेक्टर को ऐड करने का तरीका है, ग्राफिकली बात करें तो वेक्टर ए को बना दें आप, ठीक है, और वेक्टर ए का अगर हेड का बात करें तो एक तरफ जो डायरेक्शन है ये हेड होगा और दूसरा जो एंड है उसको हम लोग टेल कहते हैं, तो ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। तो ग्राफिकली ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड कर देंगे, जैसे ये वेक्टर का हेड इधर था और ये टेल इधर है, तो पहले वेक्टर ए के हेड को बी के टेल से ऐड कर देंगे। और आपको पता है कि वेक्टर को अगर पैरेलली ट्रांसलेट किया जाए, यानी इसको हम लोग मूव करा के पीछे ले जाएं और इसमें ऐड कर दें, तो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो यहाँ पे वेक्टर को ऐड किया जा सकता है इस तरीके से। तो जैसे हम लोग यहाँ वेक्टर बी को ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस टाइप से हमने वेक्टर बी बना दिया है, ठीक है। और यहाँ जो एंगल पहले से जो थीटा था वो थीटा अभी भी एंगल बरकरार है, यानी कि ये वेक्टर क्या हो गया, दोनों ऐड हो गया। अब इसका रिजल्टेंट का बात करें कि दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो ये रिजल्टेंट आएगा आपका इन दोनों का क्लोज करता हुआ, यानी कि यहाँ से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको क्लोज करता हुआ जो साइड होगा ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका तीसरा वेक्टर जो हमने बनाया ये सी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा किसका, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, यानी कि रिजल्टेंट जो यहाँ पे आ गया हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी के बराबर, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा कि हेड को, ठीक है, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग का तीसरा जो क्लोजिंग साइड होता है जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, वो क्या कहलाता है, हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है बच्चों, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये एंगल अल्फा का फॉर्मेशन कर रहा है, किससे, तो वेक्टर ए से। तो ये ग्राफिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं और इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, सेम चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। देखिए कैसे हम लोग ऐड करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि वेक्टर ए को ड्रॉ कर देना है, ठीक है, वेक्टर ए को हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि वेक्टर बी को कैसे ड्रॉ करना है, तो इसको इसके टेल में ऐड करना है, टेल को टेल से ऐड कर दें। तो जैसे v को ट्रांसलेट करके टेल से ऐड करेंगे तो इस टाइप से बनेगा बच्चों,
तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब आपको क्या करना है कि इससे पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे पैरेललोग्राम बनेगा, तो आप देखें यहाँ पर ए साइड का पैरेलल कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। इस टाइप से आप पैरेललोग्राम बनाएंगे बच्चों। और बी साइड के लिए इधर पैरेलल बना देंगे आप इस टाइप से। ये एंगल पहले से जो थीटा था वो थीटा बरकरार है। अब यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा, कहाँ से, ए और बी से ही। ठीक है, जो इसका कॉमन वर्टेक्स है वहां से जो आपका डायगोनल बनेगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट हम लोग को पहले केस में आया था ट्रायंगल लॉ में, यही रिजल्टेंट यहाँ भी आएगा। वो दोनों रिजल्टेंट इक्वल ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी के बराबर ही है, और ये क्लोजिंग साइड क्या हो गया, ट्रायंगल का। तो ये जो आपका इसका डायगोनल हो गया, ये डायगोनल रिजल्टेंट के बराबर हो गया, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो गया। तो इस तरीके से ग्राफिकली आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, उसको ड्राइव करते हैं हम लोग बच्चों। तो चलिए हम लोग मैथमेटिकली समझे, मैथमेटिकली वेक्टर का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं जिससे हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ओनली 2 वेक्टर के लिए 2 ही वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर है तो इसको हम लोग स्टेप वाइज, अलग अलग तरीके से स्टेप वाइज क्या करेंगे, वेक्टर को ऐड करते जाएंगे, तो मल्टीपल वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अगर हम लोग के पास एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया किससे, टेल को टेल से, इस टाइप से हमने ऐड कर दिया बच्चों। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया हम लोग का, और ये वेक्टर ए हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट अगर निकालना है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ए के पैरेलल हमने बना दिया और ये बी के पैरेलल हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये हो गया हम लोग का डायगोनल बच्चों। ठीक है, यही डायगोनल रिजल्टेंट के बराबर होगा। ये एंगल जो है, टोटल एंगल क्या था, थीटा था आपका, ये थीटा है। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये भी क्या एंगल होगा, ये थीटा ही एंगल होगा, क्योंकि पैरेलल हम लोगों ने बनाया था बच्चों। ठीक है, अब हम लोग इसका नाम अगर लिख दें तो ये हो जाएगा हम लोग का पॉइंट ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी हम लोग का, और ये हो जाएगा पॉइंट ई। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर बना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम लोग ए प्लस बी कह रहे हैं। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। किसके साथ, तो वेक्टर ए के साथ बना रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रायंगल देखें, ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई और डी में, ए ई डी में देखें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनियस देख सकते हैं आप, एडी है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर। ए को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें ए की जगह पे ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और प्लस डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग लिखें, ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए बी को आप देख सकते हैं वेक्टर ए है, तो ए बी को हमने ए लिख दिया। अब रहा बात हम लोग का बी ई का, ठीक है, बी हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, बी ई, ठीक है, और ये दिया हुआ है हम लोग के पास बी डी। बी डी को देखें तो बी डी क्या है, वेक्टर बी के बराबर है। ठीक है, अगर आप कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ बेस क्या दिया हुआ है, बी ई है बेस। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, हम लोगों ने बी डी लिखा है, तो ये हो जाएगा बी डी। ठीक है, और इसको हम लोग फर्दर लिखें तो बी बाई क्या लिख सकते हैं, बी डी की जगह पे बी पुट कर दें,
b इक्वल टू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये देखिए b जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा से, तो b इक्वल टू हो जाएगा b cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, और प्लस d का बात करें बच्चों, ठीक है, तो d भी निकाल सकते हैं यहां से। देखिए ऐसा, अगर साइन थीटा लिखें आप तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी ई, ये डी हम लोग को निकालना है, और हाइपोटेनियस पहले से बी दिया हुआ है, तो दैट इम्प्लाइज डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा बच्चों। अब ये डी की जगह पे बी साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो ये हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह सेम है, बी स्क्वायर तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बचेगा यहाँ पे 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, तो केवल बी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का रिजल्टेंट क्या आ गया, यही रिजल्टेंट का जो है वेक्टर है। ठीक है, जिसको हम लोग आर स्क्वायर कह रहे हैं। अगर हम लोग स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर का एडिशन को हम लोग लिख सकते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ कॉस थीटा का बात करें तो इंपॉर्टेंट है, थीटा क्या होगा, तो आपका दोनों वेक्टर को हम लोग टेल टू टेल ऐड करेंगे, और टेल टू टेल ऐड करने के बाद दो तरह का एंगल बनेगा, एक बड़ा वाला एंगल बनेगा, एक छोटा वाला एंगल बनेगा। तो ये छोटा वाला एंगल जो है क्या कहलाएगा, वो थीटा कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग थीटा पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये एंगल अल्फा का बात करें तो ये अगर अल्फा एंगल निकालना है तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, tan अल्फा का लिखें तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ए ई डी में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई, तो हमने डी ई लिख दिया। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई, तो हमने ए ई लिख दिया। ठीक है, डी हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों पहले ही, तो डी को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। ठीक है, तो बी साइन थीटा हमने लिख दिया, और ए ई भी हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। देखिए यहाँ से ए ई को हम लोगों ने क्या लिखा था, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर केवल अल्फा निकालना है तो इसको लिख सकते हैं, tan को राइट साइड में ले जाएंगे तो मैथमेटिक्स से समझे तो tan इनवर्स हो जाएगा इधर, और ये बी साइन थीटा हो जाएगा, अब आई ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है बच्चों। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो ये केवल दो ही वेक्टर के लिए अप्लाई होता है, दो से ज्यादा वेक्टर को यूज करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप वाइज बार बार आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे समझे तो आगे देखिए क्या बताया गया है। अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का बात करें, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का बात करें, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है, एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है, नंबर का मतलब कोई वैल्यू होगा, उससे ऐड करना है तो वेक्टर में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जैसे कोई वेक्टर ए दिया हुआ है हम लोग के पास, इस वेक्टर में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो जैसे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट के से, तो ये क्या हो जाएगा के ए, तो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए। इसका अर्थ ये है कि ये वेक्टर बी जो है के टाइम्स हो गया ए का। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, तो इसका जिसका मैग्नीट्यूड 5 है,
ठीक है, 5 यूनिट जो भी हो, यूनिट जो भी हो, ठीक है। तो अगर वेक्टर बी इक्वल टू हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, 2a, तो इसका मतलब है कि इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी वेक्टर बी का डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, केवल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो वेक्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर बदलता नहीं है, ठीक है, केवल उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है। लेकिन ये अगर k का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो तब, लेकिन अगर k का वैल्यू निगेटिव हो तो देखिए क्या होता है, ठीक है। ये वेक्टर अगर a है और b के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, -2a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लगाने से वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर का डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और 10 यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि माइनस के मल्टीप्लाई करने से केवल उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो याद रखेंगे कि माइनस के मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अगर वेक्टर जो है, जैसे अगर इस डायरेक्शन में है ए, तो -a किधर होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, ये वेक्टर -a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समझे हम लोग सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग समझें। ठीक है बच्चों, तो देखिए सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई नया टर्म नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, तो ये एडिशन ही है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर ए, ठीक है, -b करना है, और अगर इसको हम लोग ग्राफिकली समझें तो ग्राफिकली ऐसा है कि वेक्टर ए को हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और वेक्टर बी जो है मान लीजिए कि इस टाइप से था, ये एंगल थीटा बना रहा था, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा था हॉरिजॉन्टल से। तो अगर a प्लस बी अगर हम लोग करें तो देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा a और ये हो जाएगा मेरा वेक्टर b, ठीक है, और ये थीटा हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग को क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको हमने बताया था बच्चों, ठीक है, क्या बताया था कि अगर -b लगा दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चों, केवल ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वेक्टर -b हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट का बात करें हम लोग बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो जैसा हम लोगों ने एडिशन में देखा था उसी टाइप से हो जाएगा। तो अगर एडिशन का बात करें तो इस टाइप से हम लोग पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक है बच्चों। और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इसका डायगोनल इस टाइप से, तो ये कहलाएगा क्या बच्चों, a प्लस बी। लेकिन अगर a माइनस बी निकालना है तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ये पैरेललोग्राम, तो नीचे की तरफ पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ वेक्टर a है, ये पैरेललोग्राम अगर हम लोग बनाए तो ये वेक्टर b का पैरेललोग्राम इस टाइप से, और ये वेक्टर a जो है इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट का बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायगोनल आप बना दें, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल, और ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस बी, ठीक है। तो आपका सब्ट्रैक्शन कुछ नया आपका टर्म नहीं है, ये बस एडिशन ही है, केवल डायरेक्शन को अपोजिट करके उसका हम लोग एडिशन कर दें तो ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है वेक्टर का बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में सारा कुछ आया होगा बच्चों, ठीक है। आगे समझे हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में। तो हम लोग समझ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग के पास एक वेक्टर दिया हुआ है, इस टाइप से अगर हम लोग ड्रॉ करें एक वेक्टर a को, ये हम लोग का हो गया y एक्सिस और ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, और एक वेक्टर हम लोग को दिया गया है यहाँ से, ये इस टाइप से वेक्टर a है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल अगर हम लोग दे दें अल्फा, ठीक है, और y एक्सिस से मान लीजिए एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, ये समझे हम लोग। तो यहां से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं इस साइड में एक्स एक्सिस की तरफ,
और एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं किसके तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया ओ और ये हो गया ए हम लोग का बच्चों, और इसको लिख सकते हैं बी और इसको लिख सकते हैं सी। ठीक है, तो अगर हम लोग ओबी को लिखना चाहें तो ओबी को क्या लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओबी का बात करें, ठीक है बच्चों, तो अगर कॉस थीटा आप लिखेंगे, कॉस थीटा का मतलब यहाँ कॉस अल्फा का बात कर रहे हैं, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी बेस और बाई हाइपोटेनियस यानी कि ओ ए। ठीक है, दैट इम्प्लाइज अगर ओ बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस अल्फा। ठीक है, ओ ए कॉस अल्फा, और ओ ए क्या है, वेक्टर ए है, तो ए कॉस अल्फा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ओसी का बात करें तो ओसी को भी ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, ए कॉस बीटा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को अलग अलग एक्सिस के आधार पे बांटा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। और अगर हम लोग देखिए इसको पैरेललोग्राम बना लें तो इस टाइप से पैरेललोग्राम बन गया बच्चों। तो यानी कि ओ ए बराबर आप क्या लिखेंगे, तो ओ ए बराबर लिखेंगे ओ बी वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, यहाँ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओ ए बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी ओ ए बराबर तो हम लोग को निकालना ही है, वेक्टर ए है। ठीक है, ओ बी बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है, तो ए कॉस अल्फा। ठीक है, और ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पे हम लोग आई कैप लगा दे रहे हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और ओसी को क्या लिखेंगे, ए कॉस बीटा लिखेंगे, और ये किसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इसके बारे में आप अभी टेंशन ना लें कि आई और जे क्या है। तो इस टाइप से वेक्टर ए को अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक वेक्टर जो है आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, और एक एक्सिस के अलॉन्ग, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग आपको मालूम है एक एंगल, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो जिस तरफ अल्फा लगा हुआ है उधर वाला कंपोनेंट ए कॉस अल्फा हो जाएगा, और जिधर अल्फा नहीं लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा हो जाएगा। यानी कि इस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर ए कॉस अल्फा। ठीक है, आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, इस टाइप से भी रिजॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने क्या क्या बात, यूनिट वेक्टर का बात किया, जिसको हम लोग आई कैप कह रहे हैं। ठीक है, वाई के अलॉन्ग क्या कह रहे हैं, जे कैप कह रहे हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या कह रहे हैं हम लोग, के कैप कह रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग यूनिट वेक्टर का बात कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर कहते किसको हैं, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग देखिए कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ वेक्टर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है, जिसको हम लोग यू कैप या आई कैप या किसी भी, ठीक है, छोटे से स्मॉल लेटर के ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो वैसे ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप होता है। ठीक है, अगर यू वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। बात समझे, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर यूज क्यों करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उस वेक्टर के डायरेक्शन को पता कर सके। जैसे 5 न्यूटन हमने लिखा और आई कैप लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन का फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर केवल ये बताता है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो इस वजह से हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का क्या होगा, 1 होगा। बात समझ गए बच्चों, चलिए ओके, तो आगे समझते हैं हम लोग बच्चों। अगर किसी वेक्टर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर ए है,
और इसका जो है तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कुछ ना कुछ जो है कंपोनेंट है। तो जैसे x के अलॉन्ग ax है तो axi प्लस b के y एक्सिस के अलॉन्ग जो है ay है तो ayj, ठीक है। z एक्सिस के अलॉन्ग az है तो azk कैप। इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। एक और वेक्टर मान लें कि b वेक्टर है, इसका जो है bxi प्लस byj और प्लस czk। अगर इस टाइप से यूनिट वेक्टर के साथ अगर वेक्टर को दिया हुआ है तो इस टाइप से ऐड करना और भी आसान हो जाता है। अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग ऐड करते हैं। जैसे आई वाला कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाले के साथ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप हो जाएगा, प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा, और प्लस ए जेड और यहाँ बी जेड होगा, ठीक है, ए जेड प्लस बी जेड के कैप हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें बच्चों तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल सा पहले बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग के पास एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, और अगर इसका ये ए लिख दें और ये एक्स कॉमा वाई लिख दें तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई और प्लस वाई जे, ठीक है। मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा y और ये होगा x, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से समझ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। यानी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉड से, यानी मॉड a लिखा गया और वेक्टर का एरो दिया गया, इसका मतलब ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को हटा देना है, ठीक है बच्चों। तो जब दो एक्सिस में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अगर वेक्टर जो है तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस तरह से हम लोग अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को निकालें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अगर केवल दो एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, दो एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम लोग देखिए क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए एक्स, वेक्टर ए को केवल दो एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर दिया गया है बी, और ये है बी एक्स आई और प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। और ए और बी वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ए एक्स प्लस बी एक्स आई हो जाएगा आई कैप, और प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैग्नीट्यूड का बात करें तो a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। अगर एंगल का बात करें कि एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा का बात करें तो ये y कंपोनेंट यानी कि ए वाई प्लस बी वाई बाई ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। मतलब ये समझें कि y कंपोनेंट जो भी आएगा बाई x कंपोनेंट आप लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल निकल जाएगा, किससे, तो x एक्सिस से। अगर ये y एक्सिस से एंगल निकालना हो तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। tan अगर बीटा का बात करें, ये y एक्सिस से एंगल निकाल रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, x कंपोनेंट बाई y कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का, ठीक है, ये दो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। इसका फिजिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे वेक्टर ए है, डॉट बी है, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर ए वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। और कैसे इसको कंपोनेंट के
अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग अगले क्लास में समझेंगे बच्चों। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू बच्चों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।